हेलो मैम। उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल बिल 2021 से 30 के लिए 11 जुलाई को यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा इसको लेकर चर्चा की गई है और 19 जुलाई तक यहाँ पर जनता के समक्ष इसे रखा गया है आप लोगों की राय जानने के लिए। इस बिल को लेकर चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की बात करता है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या आपको पता है अपने भारत देश में जहां सबसे ज्यादा है एक राज्य के तौर पर, वहीं विश्व के देशों की अगर तुलनात्मक तौर पर भी बात करें तो विश्व के 5 सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देशों के बाद इसका नाम आता है। ऐसी स्थिति में यहाँ पे जानना यह भी जरूरी है कि इस बिल की अपनी खास बातें क्या हैं, क्या अच्छा है और क्या बुरा है। जहां पर कुछ बातें ऐसी समझनी जरूरी हैं कि इसके अपने क्या फायदे और क्या नुकसान है। इसमें यह भी देखना जरूरी है कि इस बिल को प्रस्तावित तौर पर रखने के दौरान आप अपनी राय भी यहां पर दे सकते हैं इसके बारे में, और यहां पर इससे संबंधित अन्य प्रकार की जानकारी, क्योंकि इसको लेकर हाल फिलहाल के जो एग्जाम होने वाले हैं, प्री और मेंस के जो एग्जाम होने वाले हैं, वहां पर भी ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। तो इसके बारे में सभी तरीके के एस्पेक्ट को अच्छे तरीके से आप मेरे साथ समझ लीजिए। तो एक एक करके मैं इसकी सभी जानकारी जो है, हाईलाइटेड जो पॉइंट्स हैं, फायदे नुकसान है, जानकारियां हैं, आयोग है, उन सब के बारे में यहां पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहां पर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति को लेकर राज्य विधि आयोग यहां पर क्या कहता है, किस तरीके से यहां पे जानकारी है। देखिए यहां पे जो ये उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या नीति है, ये राज्य विधि आयोग के द्वारा इसे बनाया गया है, जो जनता के विचार के लिए अभी फिलहाल इसे 19 जुलाई तक रखा गया है। 19 जुलाई के बाद ये ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा। ड्राफ्ट तैयार होने के बाद ये राज्य सरकार को यहां पे सौंप दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार को इसे सौंपा जाएगा। ये कानून मूल रूप से जो बनाया गया है, ये जो ड्राफ्ट है वो जनसंख्या के नियंत्रण को लेकर बनाया गया है। और इसमें साथ साथ देखिए 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, वहां पर इस जनसंख्या दिवस के अवसर पर यह ड्राफ्ट को रखा गया था, इसकी चर्चा की गई, इसको जनता के सामने इसके बारे में बताया गया है। यह नई जनसंख्या नीति है और इस नई जनसंख्या नीति का जो लक्ष्य है कितने समय अवधि के लिए बनाया जा रहा है, 1 दशक के लिए, 2021 से 2030 तक के लिए यहां पर यह जनसंख्या नीति को लागू करने की बात की जा रही है। यहां पर देखिए कुछ बात की गई है कि किस तरीके के कुछ इंक्रीमेंट देने की बात की गई है। इंक्रीमेंट अर्थात कि यहां पर इस बार के नई जनसंख्या नीति, जो उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति को यहां पर इस बिल के माध्यम से रखा गया है, उसमें क्या क्या फायदे रखे गए हैं, कैसे कैसे फायदे होंगे, किन किन परिस्थितियों में आपको क्या फायदा मिलने वाला है, उसकी जानकारी है। देखिए यहाँ पे जो पॉइंट वाइज है, मैं उन पॉइंट वाइज की आपको चर्चा करता चलता हूं। पहली बात जो इस नई जनसंख्या नीति में स्पष्ट की गई है, नई जनसंख्या नीति में अगर परिवार के अभिभावक सरकारी नौकरी में हैं और नसबंदी करवाते हैं तो उन्हें अतिरिक्त इंक्रीमेंट दिया जाएगा। ठीक है, तो सरकारी जॉब करने वाले व्यक्तियों को यहां पर अतिरिक्त इंक्रीमेंट दिया जाने वाला है, प्रमोशन की सुविधा दी जाएगी, सरकारी आवासीय योजनाओं में छूट दी जाएगी, पीएफ में यहां पर उनको सुविधा दी जाएगी, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन बढ़ाने की सुविधा होगी और अन्य कई सुविधाओं की सिफारिश यहां पर की गई है। तो ये देखा जाए, यदि कोई सरकारी व्यक्ति जो कि यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो यहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण के लिए अपना योगदान देता है, तो उसे ये सारी यहाँ पर सुविधाएं दी जा रही हैं। दूसरा यहाँ पर 2 पॉइंट इसमें कहा गया है, 2 बच्चों वाली दंपत्ति अगर सरकारी नौकरी में नहीं है तो उन्हें पानी, बिजली, हाउस टैक्स, होम लोन में छूट व अन्य सुविधाएं, अर्थात कि यदि आप सरकारी जॉब में हैं तो भी आपको सुविधाएं ऑफर की जा रही हैं, लेकिन यदि यहां पर आप सरकारी जॉब में नहीं हैं और आप यहां पर एक चीज यहां पर इसको ध्यान रखिएगा, 2 बच्चों की पॉलिसी है, हम 2 हमारे 2 की पॉलिसी है। यहां पर यदि आपके सिर्फ 2 बच्चे हैं तो ऐसी स्थिति में यहां पर उस दंपत्ति को आपको सरकारी नौकरी में नहीं होने के बावजूद पानी, बिजली, हाउस टैक्स और लोन में यहां पर होम लोन में छूट दी जाएगी। दूसरा, एक संतान पर खुद से नसबंदी करवाने वाले हर अभिभावक को संतान के 20 वर्ष तक मुफ्त इलाज दिया जाएगा। शिक्षा, बीमा, शिक्षण संस्थान, सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने की सिफारिश की गई है। यदि यहां पर देखिए हम 2 हमारे 1 का आप कॉन्सेप्ट अपनाते हैं तो यहां पर और भी ज्यादा यहां पे फायदे आपको सरकार यहां पर ऑफर कर रही है, जिसमें सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता भी आपको यहां पर दी जाएगी। सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता, मुफ्त इलाज 20 वर्ष तक यहां पर दिया जाएगा, शिक्षा दिया जाएगा, बीमा आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो यहाँ पे ये सारी सुविधाएं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जा रही हैं। इसके अंतर्गत सरकारी नौकरी वाले दंपति को 4 अतिरिक्त इंक्रीमेंट देने का सुझाव है, अर्थात यदि दंपति को, सरकारी दंपति को एक ही बच्चा है तो वहां पर उसे 4 अतिरिक्त इंक्रीमेंट देने का प्रावधान है। तो ये सारी जो सुविधाएं आपको नई जनसंख्या नीति में यहां पर दी जाएंगी। एक और पॉइंट यहां पर ध्यान रखिएगा, एक और पॉइंट यहां पर इंपॉर्टेंट है, अगर दंपति गरीबी रेखा से नीचे है और एक संतान के बाद ही
स्वैच्छिक नसबंदी करवाते हैं, उनके बेटे के लिए उसे 80,000 और बेटी के लिए 1 लाख रुपए एक मुश्त दिए जाने की भी सिफारिश की गई है। तो अच्छी खासी सुविधाएं यहां पर आपको दिए जाने की बात की गई है। यहां पर यदि आप जनसंख्या नियंत्रण में राज्य सरकार के साथ भागीदारी करते हैं तो राज्य सरकार भी आपको हर तरीके की सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात करती है। लेकिन यहां कहते हैं फायदे भी हैं, नुकसान भी है। उन्होंने कहा यदि आप ऐसी नीति में हमारा सहयोग नहीं करते हैं और उल्लंघन करने की स्थिति में आते हैं, यदि आपको दो बच्चों से ज्यादा हैं, तो उस स्थिति में किस किस तरीके के हमें नुकसान उठाने पड़ रहे हैं। कुछ फायदे तो हमने देख लिए हैं, लेकिन नुकसान इस पॉलिसी के क्या है, नुकसान भी समझते चलिएगा। देखिए यहां पे क्या है कि कानून लागू हुआ तो 1 वर्ष में सभी सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों और स्थानीय निकाय में चुने जनप्रतिनिधियों को शपथ पत्र देना होगा कि वह इसका उल्लंघन नहीं करेंगे। सबसे पहला सरकारी कर्मचारियों को एक एफिडेविट यहां पर शपथ पत्र भरना पड़ेगा। दूसरा, इसमें सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन रोकने व बर्खास्त करने तक की सिफारिश है। बताइए, इतना टफ रूल्स बना दिया गया है कि यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका प्रमोशन तो रोका जाएगा, लेकिन साथ साथ आपको बर्खास्त करने तक की भी बात की गई, जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हार्ड पॉलिसी है। ये बहुत हार्ड पॉलिसी यहां पर एक कह सकते हैं कि यहां पर सरकार का जरूरत से ज्यादा प्रतिबंधात्मक एक स्थिति यहां पर लागू करने की बात की जा रही है, जो कि कहीं ना कहीं एक हद तक सही भी नहीं है। प्रतिबंधात्मक स्थितियां इतने हद तक, हालांकि एक्ट लागू होते समय प्रेगनेंसी या दूसरी प्रेगनेंसी में जुड़वा बच्चे होते हैं तो ऐसे केस कानून के दायरे में नहीं आएंगे। तो यहां पर ये छूट एक कह सकते हैं कि आपको यहां पर एक पॉइंट दिया गया है, एक आपको अपवाद की स्थिति भी रखी गई है कि इस एक्ट के लागू होते समय की बाद अगर आप ऐसा कुछ होता है इन फ्यूचरिस्टिक, ये सारी जो बातें हैं फ्यूचर के दंपतियों पर लागू होती हैं, जिनके पहले से उन पे ये लागू भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आने वाले के दौर में यहाँ पे बात की जा रही है, तो जुड़वा बच्चे होते हैं तो ऐसे में यहाँ पे कानून के दायरे में वो नहीं आएंगे, उन्हें छूट दी जाएगी। अगर किसी का पहला, दूसरा या दोनों बच्चे निःशक्त हैं तो उसे भी तीसरी संतान पर सुविधाओं से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो अगर पहला दूसरा बच्चा निःशक्त है अर्थात किसी तकलीफ से किसी तरह काम नहीं कर पाते हैं या कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लमेटिक हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि आपको तीसरा बच्चा है तो भी आपको सुविधाएं मिलेंगी। तीसरे बच्चे को गोद लेने के ऊपर भी रोक नहीं लगाई गई, अर्थात आपको 2 बच्चे के बाद भी अगर आपको तीसरा बच्चा चाहिए तो आप वहां पर गोद ले सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, आपको वहां पर आप गोद ले सकते हैं, उसका भी यहाँ पे प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर बहुविवाह पर एक खास प्रावधान भी किया गया है, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ पर उठता है कि यदि एक से ज्यादा विवाह करते हैं और वहां पर आपको बच्चे होते हैं तो उस स्थिति में क्या होगा। तो यहाँ पर आयोग ने ड्राफ्ट में यहाँ पर एक पर्सनल लॉ के तहत 1 से अधिक शादियां करने वाले दंपतियों के लिए भी एक खास प्रावधान किया है, जिसमें कहा गया है अगर कोई व्यक्ति 1 से अधिक शादियां करता है और सभी पत्नियों से मिलाकर उसके 2 से अधिक बच्चे हैं तो भी वह सुविधाओं से वंचित होगा। अर्थात कि आपने शादियां चाहे जितनी की हों, आपके बच्चे सिर्फ 2 ही होने चाहिए। अगर बच्चे 2 से ज्यादा हैं तो आपको जितनी अपने ऊपर सुविधाएं देखी उनमें से कोई सुविधा के आप हकदार नहीं होंगे। हर पत्नी सुविधाओं का लाभ ले सकेगी, ये भी है। वहीं अगर महिला 1 से अधिक विवाह करती है और अलग अलग पतियों से मिलाकर 2 से अधिक बच्चे होते हैं तो उसे भी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पर दोनों ही तरीके की स्थितियों में, बहुपति या बहुपत्नी, दोनों ही स्थितियों में आपको यहाँ पर ये लाभ नहीं मिलेंगे। इसके बाद ये ड्राफ्ट को लेकर कुछ अन्य जानकारियां भी ध्यान रखिएगा। देखिए, इस ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए यहाँ पर ड्राफ्ट किसने तैयार किया गया, तो जस्टिस A.N. मित्तल ने तैयार किया है। किसने, जस्टिस A.N. मित्तल ने तैयार किया है। राज्य विधि आयोग के ये अध्यक्ष हैं जस्टिस A.N. मित्तल का कहना है कि जनसंख्या नीति को अगर हम यहाँ पर लेकर आते हैं, इसे रोकने के लिए कानून ये एक तरीके से नहीं है। जनसंख्या नीति जो मूल रूप से कानून को रोकने का प्रावधान नहीं करती है, ये इस तरह का कोई कानून ये नहीं है। नीति में यहाँ पर अनुदान व प्रोत्साहन देने की बात की गई है, दंड या प्रतिबंध नहीं लगा सकते, इसलिए आयोग ने कानून का ड्राफ्ट तैयार किया है। तो यहाँ पर जो आयोग है वो किसी प्रकार के दंड इत्यादि का प्रावधान नहीं कर सकती है, वो सिर्फ यहाँ पे सुझाव दे सकती है, अनुदान और प्रोत्साहन देने की बात कर सकती है, प्रतिबंधात्मक स्थितियां, दंड देने के प्रावधानों की बात नहीं करती है सिवा वहां पर। लेकिन कहीं ना कहीं जो बर्खास्ती का एक बात है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक है। वो बाकी तो चीजें अगर देखें तो यहाँ पर कहीं ना इस पूरे ड्राफ्ट में ज्यादा कठोर प्रावधान या प्रतिबंधात्मक नहीं, बस हाँ सुविधाएं आपको ज्यादा ऑफर करने की बात की गई है और कुछ चीजों में आपको वरीयता देने की बात जरूर की गई है। लेकिन फिलहाल अभी ये पूरी तरीके से मान्य भी नहीं है। अभी इसमें जनता के सुझावों के लिए यहाँ पे अंतिम रूप नहीं दिया गया है, अभी ये जनता के समक्ष रखा गया है, जहां पर आप अपने सुझाव दे सकते हैं और उसके बाद ही यहाँ पर इसे लागू किया जाएगा। उसका फाइनल एक ड्राफ्ट तैयार होगा।
वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो जैसा आपको पता है कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य है और भारत की आबादी में भी उसका एक बड़ा हिस्सा रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं आजादी के बाद से लगातार जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कार्य करने की आवश्यकता महसूस होती रही। और इसी दृष्टिकोण से अगर बात करें तो राज्य विधि आयोग के चेयरमैन जस्टिन एन मित्तल ने यहाँ बताया है कि देश की आजादी के समय से यहाँ पर नियंत्रण करने की आवश्यकता थी और इसीलिए हमने यहाँ पे स्वतः संज्ञान लेते हुए यह कानून यहाँ पर यह ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसके माध्यम से हम उत्तर प्रदेश की जो तेजी से बढ़ती जनसंख्या है उसको नियंत्रित करने का कार्य करेंगे। जनसंख्या वृद्धि पर एक नियंत्रण लागू करने, वृद्धि का जो होता है तेज वृद्धि को रोक सकेंगे। रोकने से वहां पर कई हो सकता है कि राज्य को एक सही दिशा प्रदान की जाए। जनसंख्या कम होगी तो जो सुविधाएं हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाई जा सकेंगी, विकासात्मक प्रक्रियाओं को गति प्रदान की जा सकेगी। साथ ही यहाँ पर जनसंख्या पर रोक लगाने से गरीबी से निजात और भूखमरी से यहाँ जैसी समस्याओं से हम निजात जल्दी पा सकेंगे और इसी के कारण कहीं ना कहीं जनसंख्या नियंत्रण को लेकर काम करना जरूरी था। यहां पर इस ड्राफ्ट को तैयार करने से पहले कुछ राज्यों की जनसंख्या नीति का विचार विमर्श किया गया, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और असम में लागू कानूनों का भी यहां पर इस ड्राफ्ट को बनाने से पहले अध्ययन किया गया है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि जनसंख्या नियंत्रण के फायदे क्या है, नुकसान क्या है, इसको लेकर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वहां पर आप इसके अपने पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो सरकार इस प्रदेश में कानून के रूप में इसे लागू करेगी। अब जिन लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ होगा वह सभी कानून का पालन करेंगे। ऐसा भी यहाँ पे सुझाव दिया गया है कि अगर इस तरह की पॉलिसी हम लेकर आते हैं तो लोग इस तरह के पार्टिसिपेट करेंगे, सरकारी योजनाओं में उनको उसका लाभ मिलेगा और सरकार की पॉलिसीज के साथ मिलकर वो काम करेंगे। तो यहाँ पर कुछ कह सकते हैं कि आशावादी पॉलिसीज एक तरीके से है, जहां पे लोगों का साथ देना बहुत जरूरी है। सरकार के कानून बना देने से ही जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगी जब तक कि यहाँ पर लोग भी उस पॉलिसी का वहां पर साथ नहीं देते, उस पॉलिसी को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि ये कानून मूल रूप से जनता के द्वारा अपनाया जाए। सरकार के द्वारा लागू करना कहीं ना कहीं जनसंख्या नियंत्रण का या इस कानून का कहीं ना कहीं लाभ आपको तब तक नहीं मिलेगा। साथ ही यहाँ पर अगर बात करें, कोई व्यक्ति 2 बच्चों की नीति नहीं अपनाता है तो उसका राशन कार्ड भी सस्पेंड कर दिए जाने की भी बात की गई है कि आप अगर 2 से ज्यादा बच्चों की पॉलिसी को लेकर अपनाते हैं तो वहां पर राशन कार्ड जो आपको होता है, जिसके थ्रू आपको बाकी सारी चीजें मिलती हैं, वो भी यहाँ पे प्रतिबंधात्मक स्थितियों के दौर में लेकर आए जाने की बात है। इसके अतिरिक्त किसी देश की आबादी से भी अधिक आपको उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है तो थोड़ा सा अगर हम जनसंख्या के आंकड़ों पर गौर कर लें तो उससे भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया यहाँ पर लग जाएगा। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जो आबादी है वो 20 करोड़ रही और मौजूदा, लेकिन अगर समय की बात करें तो इसकी अनुमानित जो आबादी है वो करीब 24 करोड़ की आबादी यहाँ पर बताई जा रही है। और धर्म के आधार पर बात करें तो भारत में करीब 16 करोड़ इसमें हिंदू, उत्तर प्रदेश में 16 करोड़ इसमें हिंदू हैं और कुल आबादी का जो 80% है, कितना 80% जो कुल आबादी का है। साथ ही साथ यहाँ पे मुसलमानों की आबादी करीब 4 करोड़ के आसपास है। ईसाई लोगों की जो आबादी है करीब 4 लाख है, सिख की 6.5 लाख है और जैन की आबादी 2,30,000 के बीच है। जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश दुनिया के 5वें देशों के बाद 6ठे नंबर पे यहाँ पर आता है। इस तरीके से जनसंख्या के लिहाज से भी आपका उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ी सी बहुत यहाँ पे जानकारी हो गई है। तो एट द लास्ट इस पॉलिसी के बारे में जो जानकारियां थी थोड़ा सा मैंने हम यहाँ पर डिस्कस कर लिया। पॉलिसी क्या है, उसके फायदे अपने नुकसान क्या हैं, किस तरीके की पॉलिसी आप लागू कर सकते हैं। लेकिन एट द लास्ट यहाँ पे जो निष्कर्ष है इस पॉलिसी का कि इस पॉलिसी का लागू होना और सफल होना जनता के कहीं ना कहीं सहयोग पर निर्भर करता है। दूसरी चीज, यहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण हमारे आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है और कहीं ना कहीं आपके राष्ट्र और देश के विकास के लिए, अपने राज्य के विकास के लिए और स्वयं के विकास के लिए हमें कहीं ना कहीं इस पर मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन हाँ, सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि यहाँ पे प्रतिबंधात्मक स्थितियां लागू ना हो, किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव की स्थितियां क्रिएट न की जाएं और यहाँ पर राज्य सरकार की जो जिम्मेदारी है कल्याणकारी योजना के सभी का ध्यान रखा जाए, उनके लिए विकास के लिए कार्य किया जाए, वो अपनी भूमिका का भी वहां पर सही तरीके से निर्वहन करें। तो आप सभी अपने अपने सुझाव इस पर दे सकते हैं, कमेंट के माध्यम से आप भी बताइए यहाँ पर शेयर कैसा है और इस ड्राफ्ट की पॉलिसी के बारे में भी आप वहां पर जाकर कमेंट उसमें कर सकते हैं। यदि इसमें कोई सुधार किया जा सकता है, क्या और ऐड किया जा सकता है और कौन सी चीजें यहाँ पर हैं जिसे सस्पेंड किया जा सकता है। फिलहाल के लिए जानकारी है, नेक्स्ट इसके बारे में जब ड्राफ्ट आएगा फाइनली इसे कानून के रूप में अगर बनता है तो उसके बारे में और भी डिस्कशन यहाँ पे किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।